हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नैनो फिजिक्स का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है FTIR। अब FTIR को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बैक में जाएंगे। हम देखेंगे कि जो IR है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और जो ये IR इंफ्रारेड रेज हैं ये FTIR में कैसे यूज़ होनी स्टार्ट हुई थी। ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि FTIR क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, ये सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले IR की जो खोज है वो किसने की थी? सर विलियम हर्शल ने। सर जो विलियम हर्शल थे उन्होंने इसकी IR की खोज की थी जो कि लंदन में की गई थी। ये खोज, ये एक ऐसी खोज थी जो अचानक से हुई थी। ऐसा नहीं था कि जो सर विलियम हर्शल है उन्होंने कुछ प्री प्लान किया हो इस खोज को करने के लिए। तो जो सर विलियम हर्शल ने अपने आसपास के इन्वायरमेंट में एक ऐसी घटना देखी, फिर उन्होंने उस घटना को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, और ऐसे ही IR की खोज हुई। और जो फिर IR की खोज होने के बाद ये FTIR तक पहुंचा। ठीक है। अब देखो, जो सर विलियम हर्शल थे उन्होंने 18वीं सदी में वो क्या हुए थे, जर्मन में पैदा हुए थे। और जो सर विलियम हर्शल थे वो क्या थे, एक बहुत बड़े संगीतकार और एक साइंटिस्ट भी थे। जब वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे यानी संगीतकार हुए थे तो ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें अपने संगीत पर आमंत्रित किया कि वहाँ आकर आप अपना संगीत बजाइए। समझ गए कि वो क्या थे, सर विलियम हर्शल क्या थे, एक संगीतकार भी थे साथ साथ में, साइंटिस्ट के साथ साथ। और उन्होंने ऐसा कुछ खोज करने के लिए प्री प्लान नहीं किया था पहले से ही कि इसको, जो सर विलियम हर्शल है उनको ये खोज करनी है। वो अचानक से हुई थी। हमारे आसपास कुछ भी घटनाएं होती रहती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो सर विलियम हर्शल थे उन्होंने उस घटना पर ध्यान दिया और ऐसे ही उन्होंने खोज कर दी। तो फिर जब वो महारानी के वहाँ पे गए तो महारानी ने उन्हें एक रूम दिया या कॉटेज प्रोवाइड किया जिसमें बैठकर वो अपना संगीत लिख रहे थे। अब वहाँ पे एक विंडो थी, जो रूम था वहाँ पे एक विंडो थी और उससे क्या आ रही थी, हवा आ रही थी और सनलाइट भी आ रही थी। तो उन्होंने एज ए पेपर वेट किसका यूज़ किया, प्रिज्म, ताकि पेपर उड़े ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रिज्म का यूज़ किया, उस पेपर के ऊपर रख दिया। अब जो उस विंडो से जो सनलाइट आ रही थी ना, जो विंडो थी उस रूम में, उससे कुछ सनलाइट आ रही थी। जैसे ये विंडो है, इससे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और यहाँ कोई प्रिज्म रखा था, मतलब जो पेपर वेट था उन्होंने अपने कागज़ के ऊपर प्रिज्म रखा था और उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरी थी। जैसे ये सनलाइट इस प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या कर रही थी, उनके हाथ को गर्म करना स्टार्ट कर दिया उस लाइट ने। समझो, देखो ये हमारी विंडो थी, यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ पे प्रिज्म रखा था, यहाँ पे वो सर विलियम हर्शल बैठे थे और ये उनका टेबल था, यहाँ पे वो लिख रहे थे कुछ संगीत। तो उन्होंने जैसे ही देखा यहाँ पे उनका हाथ था, तो ये जैसे ही लाइट पास हो रही थी तो उनके हाथ पर गिर रही थी और उनके हाथ को गर्म कर रही थी। तब उन्होंने सोचा यहाँ कोई ऐसी रे आ रही है जिससे उनका हाथ गर्म हो रहा है। जो प्रिज्म से पास हो रही थी रे, वो कौन सी रे थी, यूवी रेज थी, और जिसकी रेंज क्या होती है 400 से 200 नैनोमीटर। और जो हमारी यूवी रेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्लू से स्टार्ट होती है और रेड पर ख़त्म होती हैं। उस समय उन्होंने फिर क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। यूवी रेज में 7 कलर होते हैं रेज पर। उन्होंने क्या किया, यूवी रेज के जो 7 कलर होते थे उनको अलग अलग डिवाइड करके और उनके ऊपर एक एक थर्मोमीटर रख दिया। जैसे एक यहाँ रख दिया थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर, ऐसे उन्होंने 7 थर्मोमीटर रख दिए था। लास्ट में एक रेड के ऊपर रखा और एक उन्होंने थर्मोमीटर रखा रेड के बाद। रेड को ख़त्म होने के बाद उन्होंने क्या रख दिया, थर्मोमीटर रख दिया। जो रे उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी उसके ऊपर भी थर्मोमीटर रख दिया। उन्होंने देखा बाकी जो टेम्परेचर था, जो इनका टेम्परेचर था इन रेज का, वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, लेकिन रेड रे के बाद जो हमने थर्मोमीटर रखा था, ये वाला थर्मोमीटर, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि रेड रे के बाद भी कोई ऐसी रे है जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन जिसकी एनर्जी क्या है, यूवी रेज से ज़्यादा है। इसीलिए ये रे क्या आई, रेड रे के बाद आई है और इसको नाम दिया गया IR रेज। और ये नाम कब दिया गया था, 19वीं शताब्दी में इसको इंफ्रारेड रेज नाम दिया गया। ये तो थी इसकी स्टोरी की IR, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR रेडिएशन होती है वो कहाँ से उनकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद जैसे ही हमारी IR रे है वो डिस्कवर हो गई
ठीक है, इसको समझो। जैसे ही IR रेडिएशन की डिस्कवरी हो गई तो हम किसका यूज़ करने लगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करने लगे। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या करती थी, जो हमारे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल होते थे उनको जब हमें आइडेंटिफाई करना होता था तो उसके लिए हम यूज़ करते थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। ये डिसएडवांटेजेस मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। उसके बाद उन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया गया, FTIR, जो आज करंटली हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मटेरियल की, किसका यूज़ करते हैं, FTIR का यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इंट्रोडक्शन, FTIR का इंट्रोडक्शन देखो। ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सम इनऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना हो। और इसमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है, एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ भी हम वेवलेंथ डालेंगे वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमें कुछ स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यानी इसका किसके ऊपर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। अब जो हमारी इंफ्रा रेड रे का स्पेक्ट्रम है वो 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है। पहला है नियर, मिड और फार, एक सेकेंड, फार IR। अब इनकी रेंज, ये रेंज दे रखी है, ये आपकी नियर की है, ये मिड की और ये फार की। अब मैंने बताया कि पहले के टाइम में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता था जिसका नाम था डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता था किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो इसमें क्या होता था, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। अभी देखो डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास मेन पार्ट क्या होते हैं, एक तो सोर्स होता है, IR सोर्स होता है, दूसरा होता है मोनोक्रोमेटर, ओके। फर्स्ट क्या है, IR सोर्स है, फिर सेकंड क्या है, मोनोक्रोमेटर, फिर थर्ड होता था सैंपल सेल जिसमें हम सैंपल को रखते थे, और एक होता था डिटेक्टर। अब क्या होता था, जैसे ही IR सोर्स से लाइट पास हुई वो गिरी मोनोक्रोमेटर के ऊपर। मोनोक्रोमेटर यहाँ पे हम या तो प्रिज्म ले सकते थे या फिर ग्रेटिंग का यूज़ कर सकते थे। तो IR से जैसे ही रेडिएशन या जो भी लाइट हमारी पास हुई वो गई मोनोक्रोमेटर के पास। अब मोनोक्रोमेटर का काम ये होता था कि एक टाइम पे जितनी भी वेवलेंथ आ रही हैं उनको ब्रेक कर देता था, तोड़ देता था। जो ये वेवलेंथ तोड़ने के बाद कहाँ पहुँची, सैंपल सेल में, जहाँ पे हमारा सैंपल रखा हुआ है इसके ऊपर ये फॉल होती हैं। और जैसे ही सैंपल में कुछ वेवलेंथ फॉल करवाई जाती हैं तो वो क्या करता है, सैंपल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डिटेक्टर क्या करता है, स्पेक्ट्रा उसको डिटेक्ट कर लेता है, यानी हमें स्पेक्ट्रा देता है उसका, ऑर्गेनिक या जो भी हम इनऑर्गेनिक मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं उसका क्या देता है, स्पेक्ट्रा देता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई, सबसे पहला है इनसेंसिटिव होता है। अगर कोई भी डिटेक्टर बहुत कम अमाउंट की IR रेडिएशन को नहीं पकड़ पाता तो उसे क्या कहते हैं कि ये इनसेंसिटिव, जिसके भी बहुत कम अमाउंट की IR रेडिएशन आती थी उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता था, तो इनसेंसिटिव था। वेरी स्लो, टेक सेवरल मिनट, बहुत स्लो काम करता था, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटर लगा होता था वो वेवलेंथ को तोड़ तोड़ के सैंपल के ऊपर फॉल करवाता था, जिससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था। वेवलेंथ इनएक्यूरेसी, और क्या होती थी, वेवलेंथ में इनएक्यूरेसी आती थी। ठीक है, ये तो थी इसकी प्रॉब्लम। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, FTIR। अब प्रिंसिपल देखेंगे। ब्रॉडबैंड IR लाइट सोर्स मैनी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने लिया एक सोर्स जिसमें से IR रेडिएशन है वो एमिट होंगी, जिसके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होंगी। अब जैसे ये रेडिएशन सैंपल के ऊपर फॉल करवाई जाती हैं इसको बोला जाता है इरेडिएटेड सैंपल, यानी इरेडिएटेड मतलब जिस पर हमने रेडिएशन डाली है उसको बोलते हैं इरेडिएटेड सैंपल। इसके ऊपर हमने रेडिएशन को फॉल करवा दिया। अब जैसे ही सैंपल के ऊपर रेडिएशन गिरी तो जो सैंपल के मॉलिक्यूल हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जंप कर जाएंगे हायर वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर। अब जैसे ही उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया है तो उस एब्जॉर्प्शन को हम एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ उसको काउंट करेंगे। तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा 0.1, डाटा का 0.1 मिल जाएगा। फिर इस साइकिल को हम रिपीट करेंगे, मॉडिफाइड बीम, रिपीट विद मॉडिफाइड बीम फॉर मैनी डेटा पॉइंट। ऐसे ही हम बार बार उस मॉडिफाइड बीम को उसके ऊपर सैंपल के ऊपर डालते रहेंगे, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके मॉलिक्यूल हायर एनर्जी में चले जाएंगे। हायर एनर्जी में जाने के बाद कुछ
वेवलेंथ की टर्म में हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा, उसको हम फिर नोट करेंगे और ऐसे ही हम 10 या 5 बार जितने भी हम रिपीट करना चाहें उसको रिपीट करेंगे। और फिर ये हमारा जो FTIR लगा है ये माइक्रो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा जो डिटेक्ट करने का काम करेगा और फिर हमें एक एक्चुअल स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो स्पेक्ट्रम ऐसे कुछ पीक्स में मिलेगा हमें, ठीक है, ये ऐसे कुछ पीक्स में मिलेगा। तो ये था इसका प्रिंसिपल। अभी नेक्स्ट देखो, ये प्रिंसिपल यहाँ से भी देखो मैंने क्या बताया, FTIR में द सैंपल इज रेडिएटेड विद IR लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। क्या किया, जो हमारा सैंपल था उसको इरेडिएट किया। इरेडिएट करने का मतलब मैंने क्या बताया कि उसके ऊपर बहुत सारी रेडिएशन है, उसको फॉल करवाया, तो वो सैंपल क्या हो गया, इरेडिएटेड सैंपल हो गया। अब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे IR एनर्जी को और जंप कर जाएंगे हायर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय सैंपल मटेरियल इज मेजर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो भी एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम किसकी टर्म में मेजर कर लेंगे, वेवलेंथ की टर्म में हम मेजर कर लेंगे उस फंक्शन को, उस एब्जॉर्प्शन को। दिस गिव अस द फर्स्ट डेटा पॉइंट, ये हमें क्या देगा, फर्स्ट डेटा पॉइंट देगा। देन मॉडिफाइड बीम ऑफ IR रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अनदर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी के सेट को फिर से सैंपल के ऊपर फॉल करवाएंगे, अलाउइंग टू फॉल ऑन द सैंपल, समझ गए। अब क्या होगा, अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय द मटेरियल, फिर से एब्जॉर्प्शन होगा IR रेडिएशन का और फिर से हम उसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे किसकी टर्म में, वेवलेंथ की टर्म में, जिससे हमें मिल जाएगा सेकेंड डेटा पॉइंट। दिस एब्जॉर्प्शन मेजर प्रोसेस इज रिपीटेड मैनी टाइम टू प्रोवाइड मैनी डेटा पॉइंट्स। इसको क्या करेंगे, हम बहुत बार इसको रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, ताकि हमें बहुत सारे डेटा पॉइंट मिल सकें। दिस इंफॉर्मेशन इज फीड टू ए माइक्रो कंप्यूटर फॉर एनालाइज विच gives out absorption corresponding to each other। और ये क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम माइक्रो कंप्यूटर में एनालाइज करेंगे, जो जिससे हमें क्या पता चलेगा, गिव आउट एब्जॉर्प्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वेवलेंथ, की हर एक वेवलेंथ में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये हमें कौन बताएगा, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर लगा होगा उसमें जब हम इंफॉर्मेशन को फीड करेंगे। और फिर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज टू कन्वर्ट रो डाटा इनटू एक्चुअल स्पेक्ट्रम। अब जो ये हमारे पास रो डाटा आया है इसको एक्चुअल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देगा FTIR। इन दिस मैनर वी गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये हमें क्या देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा। जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा वो किसकी टर्म में आएगा, वेवलेंथ, क्योंकि हमने क्या बोला है, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो नॉन मटेरियल की हमें वेवलेंथ की टर्म में स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसको हम कंप्यूटर में एनालाइज करेंगे, जिससे भी उसकी वेवलेंथ मैच हो जाएंगी, फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ये तो था आपका प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अब देखो कंपोनेंट ऑफ FTIR, इसके कंपोनेंट क्या हैं। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, रेडिएशन सोर्स, इंटरफेरोमीटर, सैंपल सेल और डिटेक्टर। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो रेडिएशन सोर्स, इसमें कौन कौन से सोर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है नॉन्स ग्लोबर, इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जिंक्रोनियम हो गया, थोरियम हो गया, उनकी ऑक्साइड की रोड होती है जिसको हीट करने पर वो क्या देती है, IR रेडिएशन निकालती है, तो इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है ग्लोबल सोर्स, इसमें किसका यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की रोड का यूज़ होता है, जिसको हीट करने पर वो क्या देती है, रेडिएशन देती है। और ये सबसे कॉमन सोर्स है जो यूज़ होता है FTIR में। थर्ड है इनकैंडेसेंट लैंप, इसमें किसका यूज़ होता है, निक्रोमियम या टंगस्टन की वायर का यूज़ होता है। और हाई प्रेशर मरकरी आर्क, ये किस लिए यूज़ होता है, अगर हमें फार रीजन को स्टडी करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं, अगर हमें नियर IR रीजन को स्टडी करना हो तो हम यूज़ करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप का। ग्लोबल सोर्स है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये कॉमन सोर्स है जो किसके बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की रोड से बना होता है, और इसकी रेंज होती है वो वाइड रेंज होती है, ये IR की वाइड रेंज देता है रेडिएशन की, और स्टेबल होता है, और नॉन्स ग्लोबर से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और नॉन्स्ट ग्लोबर है उसके क्या साइड इफेक्ट है, इसका यूज़ हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको हीट करना पड़ता था और हीट करने के बाद ये जल्दी से टूट जाता था, जो कि कम कन्वीनियंट था, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। थर्ड देखो इनकैंडेसेंट लैंप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सिर्फ अगर हमें नियर IR की स्टडी करनी हो तब हम यूज़ करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप का। और अगर हमें फार की
स्टडी करनी हो तो हम मरकरी वाले का यूज़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ भी बताया मैंने, अगर हमें मिड की स्टडी करनी है, मिड IR यानी विजिबल के जो मिड में होगा, अगर हमें उस रीजन की स्टडी करनी है तो हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड का। अगर हमें विजिबल के बिल्कुल पास है, नियर IR की स्टडी करनी है तो हम यूज़ करेंगे टंगस्टन हैलोजन लैंप का। अगर दूर है तो हम यूज़ करेंगे मरकरी डिस्चार्ज लैंप का। नेक्स्ट है इंटरफेरोमीटर। जो हमारा डिस्पर्सिव IR होता था उसमें इंटरफेरोमीटर की जगह क्या लगा होता था, मोनोक्रोमेटर लगा होता था। यही डिफरेंस होता था उनके बीच में। अब देखो जो हमारा इंटरफेरोमीटर है उसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ FTIR इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसको हार्ट ऑफ FTIR बोला जाता है। मोनोक्रोमेटर से इसको रिप्लेस किया गया है। जैसे कि IR में क्या होता था, मोनोक्रोमेटर का यूज होता था, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, इंटरफेरोमीटर से। अब जो हमारा इंटरफेरोमीटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मूविंग मिरर, फिर है फिक्स मिरर और एक है बीम स्प्लिटर। मिरर इन FTIR इज जनरली मेड अप ऑफ मेटल। ये किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। कमर्शियल FTIR यूज ए वेराइटी ऑफ फ्लैट और कर्व मिरर टू मूव लाइट विद इन स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमारा कमर्शियल FTIR होता है उसमें या तो फ्लैट या फिर कर्व मिरर का यूज़ किया जाता है लाइट को मूव करवाने के लिए। फिर है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर जो होता है उसका क्या काम होता है, जो हमारी रेडिएशन आएंगी उनको स्प्लिट करना। बीम का मतलब जो रेडिएशन आएंगी, रेज आएंगी, और स्प्लिट का मतलब तोड़ना, उनको डिवाइड करना। यही तो मतलब होता है बीम स्प्लिटर का। तो बीम स्प्लिटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए मटेरियल सच एज, किसके बनाए जा सकते हैं बीम स्प्लिटर, सिलिकॉन के या फिर जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सैंपल सेल। ये तो था हमारा इतना पार्ट क्या था, इंटरफेरोमीटर का। इंटरफेरोमीटर में हमारे 3 कंपोनेंट थे, फिक्स मिरर, एक मूविंग मिरर और एक बीम स्प्लिटर। अब थर्ड आता है सैंपल सेल। सैंपल सेल क्या होता है, वो एक मतलब ये बोलो ढांचा की जिसमें हम, या एक कटोरी टाइप लगा लो जिसमें हम हमारा सैंपल रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल सेल यानी प्लेट लाइक। और ये किससे बनी होती थी, जो सैंपल सेल है वो किससे बनाए जाते हैं, KBr से और NaCl से, दैट आर ट्रांसपेरेंट टू IR। सैंपल सेल क्या किससे मिलकर बनती थी, कि सैंपल सेल को आप विंडो बोलो या प्लेट बोलो जिसमें हम सैंपल रखते थे, अब वो किससे मिलकर बनती थी, KBr से या फिर NaCl से बनाई जाती थी। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ग्लास से जो हमारी सैंपल सेल है उसको बनाएं तो क्या होता था, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती थी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी। ग्लास जो नॉर्मल ग्लास होता था वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। जैसे ही हमने रेज डाली तो वो ग्लास से अगर बनाएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें एरर आ जाएगा। इसीलिए हम KBr का या NaCl के जो सोल्ट होते हैं उनका यूज़ करते थे। क्योंकि ये क्या करता था, जो हमारी जैसे ही हमने रेडिएशन डाली वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता था और हमारा स्पेक्ट्रा है वो प्योर स्पेक्ट्रा मिलता था। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, KBr के जो सैंपल सेल होते हैं उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमारे पास 2 टाइप के मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर यूज होते हैं। फर्स्ट है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, सेकंड है फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर जो इनसे मिलके बनता है। अब इसमें बेस्ट जो FTIR के लिए बेस्ट डिटेक्टर कौन सा है, MCT। यानी इसकी ये बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी होती है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है और जो वीक IR सिग्नल होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसे कूलिंग करने के लिए N2 नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए जो कि एक्सपेंसिव आती है, इसीलिए इसका हम यूज़ नहीं करते। अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए है तो हम इसका यूज़ करेंगे, अगर हमारा बजट है तो। अगर बजट नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर का कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क करता है। कौन सा, DTS, ये हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क करता है। बेस्ट कौन सा है, फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर यानी मरकरी कैडमियम टेलराइड। लेकिन हम यूज़ किसका कर रहे हैं, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। वैसे मैं सोच रही थी आपको इसकी जो हमारी सैम्पल प्रिपरेशन है वो सिखाऊं, कैसे इसकी रीडिंग ली जाती है, लेकिन उसको हम वीडियो के लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इससे उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा जो सिर्फ एग्जाम के लिए अपना कंटेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम वर्किंग पढ़ लेते हैं, और जब हमारी सैम्पल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि हम सैम्पल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसकी रीडिंग ली जाती है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। देखो वर्किंग में कुछ खास है नहीं, ईजी वर्किंग है, बिल्कुल ही ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट में क्या क्या होता है, IR सोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सोर्स हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, इंटरफेरोमीटर। ये 3 मिलके क्या बनाएंगे, 1
2 और 3, यानी मूविंग यानी फिक्स्ड मिरर, मूविंग मिरर और बीम स्प्लिटर मिलके तीनों मिलके क्या बनाएंगे, इंटरफेरोमीटर। क्या बनाएंगे तीनों मिलकर, इंटरफेरोमीटर। फिर हमें चाहिएगा सैंपल सेल और उसके बाद यहाँ पे लगा होगा डिटेक्टर जो क्या करेगा, हमें स्पेक्ट्रा देगा डिटेक्ट करके। तो चलिए इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखो IR जो हमारे पास सोर्स होता है ये क्या काम करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। अब जो हमारा इंटरफेरोमीटर है उसमें 3 कंपोनेंट बताए मैंने, बीम स्प्लिटर, फिक्स मिरर और मूविंग मिरर। IR सोर्स जैसे ही IR रेडिएशन जैसे ही सोर्स से निकला बीम स्प्लिटर के पास जाएगा। बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है, बीम जो हमारी रेडिएशन है उसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा और ये रेडिएशन, एक रेडिएशन जाएगी फिक्स मिरर के पास और एक रेडिएशन जाएगी मूविंग मिरर के पास। अब जो ये दोनों रे गई है मिरर के पास, ये क्या करेंगी, रे का क्या जो मिरर होता है उसका क्या काम होता है, इसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक करना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, वापस से बीम स्प्लिटर के पास आ जाएंगी। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जो हमारी रेडिएशन होती है सैंपल सेल की तरफ जाएंगी। जैसे ही बीम स्प्लिटर के ऊपर रेडिएशन है वो इकट्ठा हुई तो उसके बाद किसके पास जाएंगी, सैंपल सेल के ऊपर फॉल होंगी और सैंपल सेल से फिर डिटेक्टर के पास चली जाएंगी और डिटेक्टर से हमें यहाँ पे कंप्यूटर को अटैच किया होगा तो हमें क्या देगा, जो कंप्यूटर है वो क्या देगा, स्पेक्ट्रम देगा और उस स्पेक्ट्रा को फिर हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस मैंने वर्ड में बताया है। इन FTIR रेडिएशन फ्रॉम IR सोर्स एंटर द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्या बताया कि जो IR सोर्स से क्या होगी, फेरोमीटर के अंदर एंटर करेंगी जो हमारी रेडिएशन है। द इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट ऑफ बीम स्प्लिटर एंड 2 मिरर, 1 फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल। इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, एक बीम स्प्लिटर, 2 मिरर जिसमें एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। बीम स्प्लिटर क्या करता है, डिवाइड करता है जो इनकमिंग लाइट है उसको 2 इक्वल पार्ट में। 1 गोज टुवर्ड्स द फिक्स मिरर एंड अदर टुवर्ड द मूवेबल मिरर। एक लाइट, एक जो रेडिएशन है वो कहाँ जाएगी, फिक्स मिरर के पास और एक जाएगी मूवेबल मिरर के पास। अब मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर 2 बीम्स रिटर्न एंड रिकम्बाइन एट बीम स्प्लिटर। जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हुई मिरर से जो रेडिएशन थी वो क्या करेंगी, बीम के पास पहुंचेगी, दोनों बीम के पास, और फिर क्या करेगी, जो बीम स्प्लिटर है उनको रिकम्बाइन कर देगा। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मूवेबल मिरर ए डिफरेंस इन पाथ लेंथ क्रिएट विच प्रोड्यूस एन इंटरफेस पैटर्न। अब जो हमारा मूवेबल मिरर था, जैसे कि ये देखो ये वाला मूविंग मिरर था, वो क्या कर रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, कभी इधर, मतलब ये मूवेबल है, किधर भी हम इसको मूव करवा सकते थे। उसकी वजह से यहाँ पे एक पाथ लेंथ का डिफरेंस क्रिएट होता है और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेरेंस, जो हमारा पैटर्न मिलेगा, जो हमारी पिक्स मिलेंगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मूविंग मिरर। दिस रिकम्बाइंड बीम देन पासिस थ्रू। अब जो रिकम्बाइन हुई है बीम उसको कहाँ पास करवाएंगे, सैंपल के ऊपर फॉल करवाएंगे। द सैंपल एब्जॉर्ब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ IR रेडिएशन। सैंपल क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन, IR रेडिएशन की, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। वाइल द रिमेनिंग रेडिएशन पास थ्रू द डिटेक्टर। और जो बची हुई रेडिएशन होंगी उनको डिटेक्टर से पास कर देगा। जो डिटेक्टर होगा मेजर करेगा द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जो ट्रांसमिट हुई है रेडिएशन उनको, उनकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेगा हमारा जो डिटेक्टर है। क्या होगा, जो सिग्नल हमें डिटेक्ट हुआ है डिटेक्टर से उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरोग्राम बोलेंगे, जिसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करना एट डिफरेंट पाथ डिफरेंसेस। जो हमारा पाथ डिफरेंस है उसके ऊपर अलग अलग टाइप की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको कौन कंटेन करेगा, इंटरफेरोग्राम। जो हमारे डिटेक्टर में डिटेक्ट हुआ था उसको बोल रहे थे इंटरफेरोग्राम। दिस इंटरफेरोग्राम इज देन प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल IR स्पेक्ट्रम। अब जो हमारे पास इंटरफेरोग्राम मिला है उसको किसे प्रोसेस कर लेंगे, कंप्यूटर से, यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल IR स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो ये थी इसकी वर्किंग। अब नेक्स्ट देखो सैंपल रिक्वायरमेंट। सैंपल रिक्वायरमेंट देखो क्या होती है, सैंपल इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म कैन बी एनालाइज बाय दिस टेक्निक। इससे हम किस को एनालाइज कर सकते हैं, जो सैंपल लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है, सबको एनालाइज कर सकते हैं। सैंपल रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल। हमारी जो सैंपल रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा हर एक सैंपल के लिए। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड के लिए अलग
मेथड होगा उसको सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए। लिक्विड है तो अलग मेथड होगा, गैस है तो अलग मेथड होगा। व्हेन ए माइक्रोस्कोप इज अटैच टू द स्पेक्ट्रोमीटर देन एनालाइज एरिया कैन बी एज स्मॉल एज 10 माइक्रोमीटर। अगर हमने स्पेक्ट्रोमीटर, जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप अटैच कर दिया तो हम एनालाइज कर सकते हैं स्मॉल एरिया को भी, जिसकी रेंज कितनी है 10 माइक्रोमीटर तक भी हम उस एरिया को एनालाइज कर सकते हैं अगर हमने स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर माइक्रोस्कोप अटैच किया तो। नेक्स्ट है थिन ऑर्गेनिक फिल्म on a reflecting surface such as gold can be analyzed during their growth process using reflectance mode of microscope। कभी कभी हमारा सैंपल बहुत पतली लेयर की फॉर्म में होता है, जैसे कि कोई शाइनी सरफेस के ऊपर, लाइक गोल्ड, उसके ऊपर अगर हमारा सैंपल लगा हुआ है, जैसे कि ये हमारी गोल्ड की कोई सरफेस है, शाइनी सरफेस, जैसे कि गोल्ड हो सकता है या कोई और भी शाइनी सरफेस हो सकता है, उसके ऊपर अगर हमारा थोड़ा बहुत सैंपल की लेयर लगी हुई है तो बहुत पतली, तो उसको भी हम इससे किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेंट मोड से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। द आउटर लेयर ऑफ ए मटेरियल कैन बी एनालाइज यूजिंग ATR। अगर हम मटेरियल का सिर्फ ऊपर का पतला सरफेस चेक करना चाहते हैं, जिसकी जो थिकनेस हो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल पतले सरफेस लेयर में अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा FTI और होता है उसमें कौन कौन सी एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। पहली है क्वालिटेटिव, यानी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल अननोन IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा इन कंप्यूटर बेसिस और विद स्पेक्ट्रम ऑफ अननोन मटेरियल। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास अननोन IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम स्टैंडर्ड, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही होगा, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा होगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे, या फिर जो नॉन मटेरियल होगा उसका स्पेक्ट्रा होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। मैच स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई पॉलीमर और अदर कंस्टिट्यूएंट इन द सैंपल। हमारा स्पेक्ट्रा हमारे स्टैंडर्ड जो स्पेक्ट्रा होता है उससे मैच हो जाता है, तब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब आगे देखो, इंफ्रारेड बैंड विद वेव नंबर लेइंग इन द रेंज, इतनी रेंज में होगा तो कैरेक्टराइज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज दिस। अब इसके कहने का मतलब क्या है, जो इंफ्रा बैंड हमें मिला है स्पेक्ट्रा में, अगर उसका वेव नंबर इस रेंज में है 4000 से अगर 1500 की रेंज है वेव नंबर की, जो हमारा स्पेक्ट्रा मिलेगा, जैसे पीक्स मिलेंगी स्पेक्ट्रा की, ये हमारी वेव नंबर की फॉर्म में मिलेंगी। अगर उनकी रेंज इतनी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, कीटोन है, अमाइड है या मिथेनॉल है, तो हमें इससे पता चल जाएगा। अगर उसकी रेंज 1500 से 400 है तो बोलेंगे कि ये फिंगरप्रिंट रीजन है, जैसे कि एक यूनिक चीज़ होती है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम एग्जैक्ट कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन है वो। इसको अभी इसमें इतना ही कर लेना, अभी शॉर्ट में समझो। देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, पहचान करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास जो अननोन स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, उसको हम स्टैंडर्ड से मैच करवाएंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, उसका क्या नाम है। अब अगर उसकी जो हमारे पास स्पेक्ट्रा मिला है, अगर उसकी रेंज जो वेव नंबर की फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, अगर उसकी रेंज 4000 से 1500 है तो हम बता पाएंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उसकी 3-4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो अल्कोहल या कीटोन या अमाइड या मिथेनॉल। ठीक है, ये चार हो सकती हैं कि इनमें से कोई ना कोई हमारा मटेरियल होगा। अगर उसकी वेव नंबर की रेंज 1500 से 400 है तो हम बता सकते हैं कि वो फिंगरप्रिंट रीजन में है, तो वहाँ पे हम उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या था, हमें पहचान करनी है कि हमारा मटेरियल है या जो हमारा सैंपल ले रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, क्वांटिटी बताएगा उसकी मात्रा कितनी है, हमने लिया कितना है, अमाउंट कितनी है, उतनी अमाउंट कितनी है उसकी। एरिया अंडर द कर्व इन कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एरिया होगा, कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, उसकी मात्रा को बताएगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उस कंपाउंड को हमने कितना लिया है, 10% लिया, 20% लिया या 30% लिया है। कैसे बताएगा, जैसे ये हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मिला, अगर यहाँ पे एरिया स्मॉल है,
जो हमारा पिक्स के नीचे का एरिया अंडर द कर्व, जो हमारा कर्व, ये इसको क्या बोल रहे हैं, कर्व, इसके नीचे जो भी कर्व बनेगा अगर उसका एरिया स्मॉल है तो हम बोलेंगे कि जो हमारी कंसंट्रेशन है कंपाउंड की वो कम है। अगर एरिया ज़्यादा है, यहाँ देखो यहाँ निकालेंगे तो एरिया ज़्यादा आएगा, तो हम बोलेंगे जो कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आ गया। सेकेंड देखो, कंसंट्रेशन कैलिब्रेशन इज ऑब्टेन बाय एस्टेब्लिशिंग ए स्टैंडर्ड कर्व फ्रॉम स्पेक्ट्रा फॉर नॉन कंसंट्रेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन को ऑब्टेन करेंगे, स्टैंडर्ड कर्व को ऑब्टेन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो नॉन सैंपल होंगे उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले FTIR निकालेंगे, फिर वहाँ से हमें ये पीक मिलेंगी, जैसे ये पीक मिल रही है वो पीक मिलेंगी, उससे ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये पीक मिली ग्राफ बन गया हमारे पास। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कर्व, यानी हमें सैंपल पता था उसका हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कर्व या कैलिब्रेशन कर्व। अब फिर उसके बाद हम लेंगे अननोन सैंपल का FTIR करेंगे, FTIR से हमें ऐसा ही एक ग्राफ मिलेगा, पीक एरिया मिलेगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे जिससे हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता लग सकता है। तो नेक्स्ट है डिस्पर्सिव वर्सेस FTIR, मतलब जो हमारा FTIR है वो बेटर क्यों है डिस्पर्सिव से, अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है FTIR का ओवर डिस्पर्सिव, फेलगेट एडवांटेजेस। फेलगेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है क्योंकि उसने इन्हें बताया था कि ये बेटर क्यों है, FTIR डिस्पर्सिव से बेटर क्यों है, किसने बताया था, फेलगेट, इसलिए इसको बोलते हैं फेलगेट एडवांटेज। अभी इसको मल्टीप्लेक्स एडवांटेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आर मेजर साइमल्टेनियसली। जो हमारा FTIR होता है उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ मेजर कर लेते हैं और ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। अगर हम कंपैरिजन करें डिस्पर्सिव का तो उसमें हमारा मोनोक्रोमेटर लगा होता है जो एक वेवलेंथ होती है उसको तोड़ के फिर पास करता है और उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि एक ही वेवलेंथ को वो सैंपल के ऊपर फॉल करता है, इसीलिए वो स्लो होता है। तो देखो जैक्विनोट्स का एडवांटेज क्या है, ये जैक्विनोट्स जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने FTIR के एडवांटेज के बारे में क्या बोला कि जो हमारा पुराना डिस्पर्सिव IR होता था उसमें स्लिट होती थी, स्लिट लगाई जाती थी जिससे हमारी वेवलेंथ है वो सिंगल वेवलेंथ है वो पास हो पाती थी और जिससे हमारा नॉइस भी बहुत मिलता था और जो स्पेक्ट्रा था वो अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाता था। लेकिन अगर हम FTIR की बात करें तो उसमें स्लिट को हटा दिया गया, कोई भी स्लिट यूज़ नहीं की गई, जिससे क्या हुआ, हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो डिटेक्टर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रही थी, जिससे हमें क्या मिला, सिग्नल टू जो नॉइस का रेशो था वो अच्छा मिला, मतलब वहाँ पर हमारा कोई भी नॉइस आ नहीं रही थी और जो हमारा स्पेक्ट्रा था वो अच्छा स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा था। नेक्स्ट है कोनिन एडवांटेज, उन्होंने क्या बताया, यूजेज ए लेज़र एज एन इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर हाई वेवलेंथ एक्यूरेसी। जो कोनिन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो FTIR में लेज़र बीम रेफरेंस के लिए यूज़ होती है, जिससे क्या होता है, लेज़र की वेवलेंथ होती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है और मेजरमेंट में एरर कम होती है, पीक्स हमारी एग्जैक्ट मिलती हैं, इसलिए हमें FTIR में क्या यूज़ करते हैं, लेज़र का यूज़ किया जाता है और जो हमारा डिस्पर्सिव था उसमें लेज़र का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग FTIR के यूज़ बताए थे, किसके ऊपर, डिस्पर्सिव के कंपैरिजन करके बताए थे। नेक्स्ट है एडवांटेज, अब इसके एडवांटेज क्या है वो समझो। FTIR इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड मैकेनिकली सिंपल टेक्निक। जो हमारा FTIR है उसमें सैंपल है वो, जो सैंपल हम रखते हैं वो ख़राब नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता और टेस्ट करने के बाद हमारा सैंपल है वो बच जाता है। फिर है मैकेनिकली सिंपल टेक्निक, जो मशीन का डिज़ाइन है वो सिंपल होता है और ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंपल टेक्निक बोला गया है। नेक्स्ट है दिस टेक्निक कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी बिकॉज इट इज़ लेस सेंसिटिव टू स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट कौन सी होती है, जो हमारी अननोन या अनवांटेड लाइट होती है उसको बोलते हैं स्ट्रे लाइट। इसका इफेक्ट कम होता है, इसीलिए जो हमारा डिटेक्टर है वो अच्छा सिग्नल है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। सेंसिटिविटी क्या है यहाँ पे, सेंसिटिविटी का मतलब होता है छोटा सिग्नल भी आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है FTIR में। नेक्स्ट देखो FTIR हैज़ हायर स्पीड दैन डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कैन कलेक्ट ए स्कैन वेरी सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो FTIR है बहुत ही फास्ट है क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ मेज़र करता है। ये जैसे कि मैंने आपको फेलगेट एडवांटेज में बताया, जितनी भी फ्रीक्वेंसी डाल लो आप उनको सबको एक साथ से डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिसाइज मेजरमेंट मेथड एंड रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। जो हमारी मेजरमेंट होती है वो एग्जैक्ट आती है, बार बार हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैंने कोनिन एडवांटेज में बताया।
ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, जो हम बार बार स्टैंडर्ड को चेक करना नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड पीक जनरेट नहीं करनी पड़ती बार बार, हम उसको एक ही बार में एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, दिस टेक्निक हैज़ ग्रेटर ऑप्टिकल थ्रू आउट, डिटेक्टर तक ज़्यादा लाइट पहुंचती है, सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है, जैसे कि मैंने आपको जैकविन नोट्स एडवांटेज में बताया, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंसिटी लाइट की है वो अच्छे से हमारे डिटेक्टर के ऊपर फॉल होती है, वहाँ पे कोई भी स्लिट लगी हुई नहीं होती। स्लिट का क्या होता है, जो हमारी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं हम रेडिएशन, उसको ब्लॉक करने का काम करती है, उसको कम भेजती है आगे तक, इसीलिए इसमें जो FTIR होता है उसमें कोई भी स्लिट नहीं होती, यानी डिटेक्टर तक लाइट है वो ज़्यादा पहुँचती है और हमारा सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। एप्लीकेशन, FTIR कैन आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल, जो हमारे किसी अननोन सब्सटेंस को पहचानने के लिए किसका यूज़ होता है, FTIR का यूज़ किया जाता है। क्वांटिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन, एस्टर एक्सेट्रा कॉन्टामिनेंट्स ऑन वेरियस मटेरियल, यहाँ क्वांटिफिकेशन आएगा। क्वांटिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन एस्टर, ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल पर सिलिकॉन एस्टर जैसे इम्प्योरिटी हैं या कंटामिनेंट्स लगे हों तो उनकी अमाउंट पता कर सकते हैं। कंटामिनेंट का मतलब क्या है, अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसके ऊपर सिलिकॉन हो, एस्टर हो, इनकी कोई भी इम्प्योरिटी या कंटामिनेंट्स लगा हो तो उसको भी हम उसकी अमाउंट का पता कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में हमारी कंटामिनेशन या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर। ये इसकी एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या बताई, अननोन मटेरियल को डिटेक्ट कर सकता है, और सेकंड क्या बताई, क्वांटिफिकेशन सिलिकॉन एस्टर एक्सेट्रा, इनकी जो इम्प्योरिटी होती हैं, चाहे सिलिकॉन की हो या एस्टर की इम्प्योरिटी है किसी भी सैंपल के ऊपर, उसको उनकी अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन मल्टी लेयर्ड मटेरियल, अगर मटेरियल कई लेयर का बना हो तो हर लेयर में क्या क्या सब्सटेंस है ये भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, FTIR कैन डिटरमाइन द क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैंपल, सैंपल की क्वालिटी अच्छी है या सेम कंसिस्टेंसी का है तो ये भी हम इससे चेक कर सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी है सैंपल की या कंसिस्टेंट है वो सैंपल, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, बाहर का कोई भी अनवांटेड पार्टिकल लाइक कोई फाइबर है, कोई गंदगी है, कोई इम्प्योरिटी है, उसको आइडेंटिफिकेशन भी हम इससे FTIR से कर सकते हैं। तो ये थे इसके एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी को एग्ज़ाम में लिखने के लिए कंटेंट चाहिए है तो वो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये जानना है कि हम कैसे सैंपल की प्रिपरेशन करते हैं, कैसे उसको जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, कैसे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो अभी आगे हम यही देखने वाले हैं। तो जिसको करना है तो वो देख लेना आगे इस वीडियो को, अगर जिसको नहीं चाहिए तो आप यहीं तक इसको एंड कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ पहले मैं आपको। एक सेकंड, देखो कैसे करना है। देखो ये हमारा होता है FTIR, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये FTIR इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हम हमारा सैंपल रखते हैं, यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे सैंपल रखते हैं। इतना छोटा सा सैंपल होता है, सैंपल की जो हमारा सैंपल सेल होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, उसमें हम सैंपल रखते हैं और यहाँ पे रख देते हैं खोल के इस बॉक्स को। और यहाँ पे हमारी इंफ्रारेड रेड कलर की लाइट उसके ऊपर गिरनी चाहिए, और इसको हमने कनेक्ट किया होता है कंप्यूटर के साथ। और कंप्यूटर में हमारा जो सॉफ्टवेयर डलेगा वो IR सॉल्यूशन के नाम से जो सॉफ्टवेयर आता है वो इसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो उसके अंदर हम पिक्स देखेंगे, जो हमारा मटेरियल हमने सैंपल डाला है उसकी हमें पिक्स मिलेंगी, ऐसे पिक्स मिलेंगी, तो उससे हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कौन सा सैंपल था, कौन सा हमने सैंपल लिया था। अभी मैं आपको इसके स्टेप बताऊंगी कैसे हमें सैंपल की प्रिपरेशन करनी है, कैसे इसके अंदर डालना है। तो देखो अभी, हाँ जी यहाँ आ जाओ। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम हमारा जो एपरेटस है उसको ऑटो ज़ीरो करें। तो हम ऑटो ज़ीरो करने के लिए KBR की रीडिंग लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मोर्टल पेस्टल लेंगे, यानी जो ये
क्या बोलते हैं इसको आप हिंदी में, जो जैसे अदरक भी कूटते हैं वैसे ही इसको समझ लेना भाई, उखड़ मुसल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हम इसको लेंगे, इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर इसमें पहले से कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसकी रीडिंग में हमारा, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी रीडिंग में हमारा फ़र्क आ सकता है। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अभी हमने इसके अंदर ये पाउडर ले रखा है, इसको हम पाउडर को नहीं लेंगे, हम इसको खाली लेंगे, ठीक है। जो ये मोर्टार पेस्टल है इसको हम खाली लेंगे और पानी से, जैसे आप कटोरी वगैरह धोते हो वैसे ही इसको पानी से वॉश कर लेंगे और पानी फेंकने के बाद इसको टिश्यू से साफ़ कर लेंगे। फर्स्ट जो स्टेप था उसको वाटर से क्लीन करना, जो ये कटोरी लाइक है इसको हम वाटर से क्लीन कर लेंगे, फिर टिश्यू से सुखा लेंगे इसको। उसके बाद मिथेनॉल से इसको साफ़ करेंगे और फिर टिश्यू से साफ़ करके इसको सुखा लेंगे। अब KBR को पूरी तरह से मोल्डर पर घुमा देंगे। अब क्या करेंगे हम, जो ये KBR है, ये क्या है, KBR पोटाशियम ब्रोमाइड है, इसको लेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये नमक जैसा दिखता है, तो इसको हम लेंगे और इसको ऐसे, जो ये कूटने वाला है इसको ऐसे ऐसे, जैसे हम क्या करते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, वही चटनी रगड़ते हो, तो ऐसे ही पूरी इसके कटोरी के ऊपर घुमा लेंगे इसको। जिससे क्या होगा, घुमाने से क्या होगा, जिसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी बाकी होंगी तो वो उसके साथ निकल जाएंगी। अब इस जो KBR है इसको पिसा है इसमें, तो उसको हम फेंक देंगे। इसके बाद ये 3 प्रोसेस के बाद हमारा जो ये मोर्टल है ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम फिर से क्या लेंगे, इसमें KBR लेंगे और उसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब KBR को पीसने के बाद हमारे जो ये सैंपल हैं, ये क्या है, सैंपल सेल हैं। देखो ये जो डिब्बी सी दिख रही है ना आपको, ये वाइट वाइट सी इसमें भरा हुआ है, ये हमारी डब्बी है, और फिर ये वाली इसके ऊपर लग जाएगी, जो पाइप सी है इसको बंद कर देंगे। तो इसमें हम डालेंगे KBR को बारीक करके सैंपल सेल में डाल देंगे। अब इंस्ट्रूमेंट में सैंपल सेल को रख देंगे, इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया। अब जैसे प्रिपेयर होगा, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जो ये है, इसके बाद हम इसमें रख देंगे। अब यहाँ देखो, इसमें हमने यहाँ फिट करना है, जो जैसे ये दिख रही है ना सेम वैसे ही है, ये सैंपल है आपका, इसमें हम इसको डाल देंगे और ऐसे डालना है कि इसके ऊपर जो रेड लाइट है इसके ऊपर गिरनी चाहिए, ठीक है। कैसे रखना है कि जो हमारी इंफ्रारेड है इसके ऊपर, सैंपल के ऊपर गिरनी चाहिए। अब कंप्यूटर से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें हमने सॉफ्टवेयर अपलोड किया होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और फिर हमें वहाँ से जो हमारा KBR है उसकी पीक मिलेंगी और उसका ग्राफ हमें मिल जाएगा इसके ऊपर। जैसे कि ये ग्राफ इसमें विजिबल हो रहा है, ऐसे ही हमें KBR का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। सिर्फ KBR की पीक ली है, अभी हमने इसके अंदर सैंपल नहीं डाला है, याद रखना। अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हम इसे ऑटो जीरो करना है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे ऑटो जीरो करना है ताकि हमारी कोई भी एरर ना आए। इसलिए हमने KBR की रीडिंग ली, जो हमारी पीक KBR की बनेगी वो जब हम सैंपल की रीडिंग लेंगे तो उसमें से अपने आप गायब हो जाएंगी। उसके बाद अब हमें ये ग्राफ मिल गया KBR का, फिर हम क्या करेंगे, फिर वापस से आओ। अब हम क्या करेंगे, अब 30% सैंपल लेंगे, ठीक है, जिसकी हमें आइडेंटिफाई करना है। लाइक हमें पैरासीटामोल को आइडेंटिफाई करना है या बेंजोइक एसिड को आइडेंटिफाई करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल होगा उसको 30% और 70% इसमें लेंगे KBR। समझ गए, 30% सैंपल और 70% KBR पोटाशियम ब्रोमाइड लेंगे। ये सैंपल का हमारा रेशो रहेगा। इसको फिर से इसमें मोर्टल में डाल के और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर ये मिक्स होने के बाद वापस से इस सैंपल सेल के अंदर रखेंगे इसको और फिर इंस्ट्रूमेंट में रख देंगे और वहाँ से हम पीक को ऑब्जर्व कर लेंगे और वो पीक जो हमारी पहले KBR की थी वो वहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। ऐसे हमें एक प्योर स्पेक्ट्रा मिल जाएगा जो हमारे अननोन जो मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये ऐसे वर्क करता है भाई, थोड़ा मैंने बता दिया आपको, ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और आपको पता ही ना हो कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, तो इसको आप देख लेना, इतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।